बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उस्मान सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल उस्मान फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का पूरा वन शॉट। आज का ये वन शॉट आपके दिमाग में एकदम घुस जाने वाला है और आज हम इसे ऐसा पढ़ने वाले हैं कि जिस प्रकार लोग मूवी के सीन को याद रखते हैं उस प्रकार से आपको ये चैप्टर भी याद रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 1 पर हमारे पास चैप्टर का नाम ही अगर वर्क एनर्जी थ्योरम है तो क्या होता है आखिर वर्क, यानी कि कार्य के बारे में समझेंगे। तो आप भी काम करते हैं, कभी ना कभी मम्मी ने कुछ काम बताया होगा, कोई ना कोई टीचर काम बताता ही रहता है, भैया ये करना है ना, मम्मी कहती है ये काम कर लो। तो आखिर होता क्या है वर्क, यानी क्या होता है कार्य। अब कार्य का मतलब समझो। अब मान लीजिए हमने किसी को एक घूसा मारा, क्या यानी हमने क्या किया, एक घूसा मारा ना, तो घूसा मारते तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होगा कि नहीं होगा, यानी कि किसी वस्तु पे अगर हम बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन हो जाता है, यानी आकार में परिवर्तन हो गया भैया मुंह के, उसमें क्या आ गया, विस्थापन हो जाता है। तो इसी विस्थापन में किया गया कार्य कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कार्य से डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह गतिज राशि, इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। यानी किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन हो जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। मान लीजिए एक टेबल है जिस पर एक बुक रखी हुई है और हम आपसे अगर कहें कि इस बुक को बाहर रख के आइए जाके, है ना, ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ। अब आपने उठाया और बाहर रख दिया, तो वस्तु ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, यहां से ले गया आप बाहर लेकर रखा है ना, इसी को बोलते हैं कार्य। अगर लेकिन फिर भी हम आपसे कहें कि आप इस वस्तु को बाहर रख के आइए और आप ना रख के आए, यहीं पे रखी रहे, तो हम क्या कहेंगे, कोई कार्य किया आपने, नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी कि उसमें विस्थापन नहीं हुआ, तभी तो यहाँ पे कार्य नहीं हुआ ना। समझ में आया, ठीक। यानी कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं और उसमें विस्थापित हो जाती है तो इसे हम कार्य कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और कार्य हमारा 3 प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक और विस्थापन। धनात्मक, ऋणात्मक और विस्थापन। अब समझना ध्यान से, तीनों के बारे में एकदम क्लियरिटी समझिएगा। देखिए, जैसे धनात्मक कार्य की अगर बात करें तो धनात्मक कार्य हमारा क्या कहता है भैया, अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, अब बल की दिशा में ही विस्थापन हो जाता है, इसे धनात्मक कार्य कहते हैं। यानी क्या लगाया, फोर्स लगाया, उसी की डायरेक्शन में क्या हो गया, विस्थापित हो गई, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, धनात्मक कार्य। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें भाई साहब, आपने क्या किया, कूलर है जिसमें पहिया लगे होते कूलर में, हम धक्का दे रहे हैं वो आगे बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं वो आगे बढ़ता जा रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि शून्य कार्य क्या होता है, यानी कि उस वस्तु पर हमने बल तो लगाया, उस वस्तु पर बल लगाया पर विस्थापन नहीं हुआ। मतलब कहीं ना क्या चाहते हो, एक दीवार है और हम धक्का दिए जा रहे हैं तो क्या दीवार खिसक जाएगी, खिसकने वाली। क्यों, ये उसमें जितना बल लगा लो, तो बहुत ज्यादा बल की बात कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा है। अगर आप बल लगा रहे हैं तो क्या दीवार खिसक जाएगी, नहीं। यानी किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं और उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है तो उसे शून्य कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य कार्य कहा जाता है। लेकिन अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है भाई साहब, अगर हम जिस दिशा में बल लगाए मान लो, ठीक, और उसके विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो जाए, कहते हैं ऋणात्मक कार्य कहते हैं। मतलब भैया बल हम इधर लगा रहे हैं वस्तु में और विस्थापन इधर हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बेटा देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि स्प्रिंग लिए, हम अगर खींच के यहाँ ले आए, और जब हम यहाँ ले आए तो अच्छा ये बताओ हमें कि जब यहाँ पर लेके आए तो बल किधर लगाए, इस डायरेक्शन में, बल से हम खींचा है, अब जैसे छोड़े तो कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, नहीं जाएगी। बल लगाए इधर, विस्थापन हुआ इधर, यानी कि बल की विपरीत दिशा में अगर विस्थापन होता है इसे कहते हैं ऋणात्मक कार्य। क्या कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भाई साहब क्या कह रहा है, धनात्मक कार्य के बारे में बताया। तो धनात्मक कार्य जो होता है, थीटा हमारा यहाँ पे जो होता है, हम लोग जीरो लेते हैं। कितना लेते हैं, थीटा जीरो। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला बड़ा रखा हम लोगों ने, डब्ल्यू रखेंगे एफ एस कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ गया एफ एस, ये फॉर्मूला। अब शून्य कार्य की अगर हम बात करें तो थीटा बराबर यहाँ लेंगे हम लोग 90, कितना लेंगे, 90 नहीं परपेंडिकुलर। डब्ल्यू बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे रखेंगे डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। आपको अगर वैल्यू नहीं याद है तो कुछ वैल्यू याद कर लीजिए जो बताते जा रहे हैं हम आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है, तो भाई ऋणात्मक कार्य बताइए। तो फॉर्मूला पढ़ रखा डब्ल्यू बराबर हमने
एफ एस कॉस थीटा। अब ऋणात्मक कर्म में तुम एक चीज देखो ध्यान से कि बल हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है दोनों क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लेकर जनरेट कर रहा है, मतलब 180 180 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे थीटा हमारा कितना रहेगा 180 डिग्री। ठीक, यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ गया एफ एस कॉस 180। कॉस 180 का मान हमारा कितना होता है माइनस, यानी वहां पे विस्थाप कार्य जो रहेगा ऋणात्मक रहेगा। तो हमें बताया ऋणात्मक कार्य पड़ता है ना। फिर एक जूल की भैया परिभाषा क्या होती है, हमने ये कार्य की परिभाषा तुमको पीछे बताई। हाँ, किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, ठीक है। कार्य की परिभाषा होता है, फॉर्मूला देख लो, कार्य बराबर होता है एफ एस क्या डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। ये हमारे दो फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। अब यहीं से अगर हम तुमसे कहें कि हमें एक जूल की परिभाषा बता दीजिए तो हम बिल्कुल बता देंगे आपको। देखिए कैसे करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला पड़ा डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो डब्ल्यू माना कार्य हो गया, कार्य का मात्रक होता है जूल। यदि हम क्या करें एफ बराबर ले ले 1 न्यूटन, एस बराबर ले ले 1 मीटर, यहां रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर आ गया 1 गुणे 1 यानी कि आ गया 1। तो कार्य आया हमारे पास डब्ल्यू बराबर 1 है, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो आ गया 1 जूल। क्या आ गया, अब 1 जूल कैसे आया, जब किसी वस्तु पर हम अगर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर क्या करते हैं 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और उसका विस्थापन अगर 1 मीटर हो जाता है, अगर उसमें विस्थापन कितना हो जाता है 1 मीटर हो जाता है, तो उसे हम लोग 1 जूल कार्य कहते हैं। क्या कहा जाता है 1 जूल कार्य कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे हमसे क्या कह रहा है भैया, अच्छा कार्य तो समझ गया, ऊर्जा बताओ, ऊर्जा क्या होती है। हाँ, ऊर्जा बता देते हैं हम, है ना। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, तुम्हारे यहाँ तक कितनी क्षमता है ना भाई। तो सुबह उठ जाते हो शाम तक काम होते हैं, ये क्षमता, ये वर्क की क्या पावर है आपके अंदर, है ना। कार्य करने की क्षमता क्या कहा जाता है ऊर्जा कहते हैं, है ना। इतने आज एनर्जी थोड़ी कम महसूस, यानी कि आज हमारे पास कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी क्या है कम है। जहां हम 8 घंटे काम कर रहे थे आज हम 4 ही घंटे, आज हमें थोड़ी एनर्जी कम महसूस हो रही, मतलब आज हमारे पास थोड़ी सी पावर कम हमें लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कम एनर्जी हमारे पास, है ना। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ये निम्न दो प्रकार की होती है, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगर हम पहले इन दोनों की ही बात कर ले, आगे और भी कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन अगर हमसे कहें कि स्थित ऊर्जा क्या होती है, तो वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है। किसके कारण होती है, ठीक है, स्थिति के कारण, स्थिति के कारण ऊर्जा हमारी क्या कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और किसी वस्तु में जो गति के कारण होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि देखो अगर हम रुके हुए हैं तो हमारे अंदर तब भी एनर्जी है, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं है, क्योंकि खड़े हो जाएंगे। और जब हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तब भी हम इसलिए नहीं गति कर रहे हैं, तो हमारे पास गति की एनर्जी है, गति ऊर्जा है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को यू से और गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यू बराबर होता है mgh, के बराबर होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है। क्योंकि तो न्यूमेरिकल सीखने के लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखो भैया बहुत बच्चों को हम देखें न्यूमेरिकल बहुत समस्या है ना, ऐसी समस्या, लेकिन हम आपको नहीं, आई प्रॉमिस यू। बट अब बट शब्द आगे थोड़ा दिक्कत तो है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसे आप उसको याद करते रहते हैं ना बार बार में, वैसे इस फॉर्मूले को भी याद करें, बार बार याद आए, बिना कुछ सोचे तब भी याद आए। कई बार होता है ना बिना कुछ बैठे तब भी याद आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमें फॉर्मूले नहीं याद हो रहे ना। तो फॉर्मूले याद कर लोगे बाकी यादें बंद हो जाएंगी, ये याद आने लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। भैया किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है जूल होता है। भाई फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, यू बराबर mgh, और प्रूफ करते हैं। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना। ठीक, तो कार्य हमारा क्या हो गया W, बल क्या हो गया F, विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा h, यहाँ पे विस्थापन क्या रहेगा h, क्योंकि हम ऊंचाई के बारे में अगर बात करेंगे तो विस्थापन हमारा s भी होता है, h भी होता है, x भी होता है, एनी अदर कुछ भी हो सकता है जो आप मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने h माना, और हमने F बराबर फॉर्मूला भी पढ़ रखा है mg, क्या पढ़ रखा है mg, तो W बराबर यहाँ पे क्या आ गया mgh,
और तुमको इतना बता दे कि आ गया कार्य ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यू बराबर आ गया mg। जितना भी आप कर रहे हो वही ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, तो किया गया कार्य ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे कई सारी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं हमारे पास। एनी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो आप देख रहे हैं, हर चीज में एनर्जी। आप पंखा चलते हुए देखते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर आप एसी को चलते हुए देख रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी है। आप हमें वर्क करते हुए देख रहे हैं, आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, एनी अदर कोई भी पर्सन है जो वर्क कर रहा है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी है। अब हर मशीन के अंदर, हर ह्यूमन पर्सन के अंदर, हर एक पार्टिकल के अंदर कोई ना कोई एनर्जी है। अब देखते हैं कुछ एनर्जी के बारे में आपको बताते हैं। एक होती है प्रत्यास्थ ऊर्जा। ये किसमें पाई जाती है, स्प्रिंग वगैरह में पाई जाती है, जिसमें भी ये स्मूथ, जैसे सॉकर हो गए गाड़ी के, कार के सॉकर हो गए, जिसमें भी ऐसे स्प्रिंग टाइप की लगी होती है, उसमें ये, उसमें क्या होती है, उसमें ये प्रत्यास्थ ऊर्जा हमारी पाई जाती है। स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित हो रही है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। आए समझ में, ठीक। लेकिन अगर आपसे क्या गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, मान लीजिए इस वस्तु को छोड़ें तो कहाँ आएगी, वो हमारे हाथ में आके रुकी, लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो ये जो ग्रेविटी किसी वस्तु खींच रही है, वर्क कर रही है, भी वर्क यानी कि ऊर्जा, है ना। तो क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा किसी वस्तु के गुरुत्व क्षेत्र के में उसकी स्थिति कारण होती है। यानी कोई वस्तु का गुरुत्वीय क्षेत्र के, सब लोग गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर है हम लोग। अगर हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ना हो तो क्या हो, उड़ने लगेंगे, जमीन में पैर ऐसे से आप जाओगे, है ना। लेकिन हम लोग जमीन में है ना, इसका मतलब है कि हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर हैं और हम लोग स्थिर हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऊर्जा हमारे अंदर है ना। तो गुरुत्व के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं। चुंबकीय स्थिर ऊर्जा कहती है, चुंबक के कारण उत्पन्न ऊर्जा को चुंबकीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं। यानी चुंबकों के बीच उनकी सापेक्षिक स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा को चुंबकीय स्थित ऊर्जा कहा जाता है। फिर से तुम ये लिख सकते हो इसमें कि गुरुत्व के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, चुंबक के कारण उत्पन्न ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय स्थित ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा रासायनिक उत्पन्न होती है, रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने रासायनिक ऊर्जा की अगर बात करें, आपको बताएं, तेजाब वगैरह से आपने देखा होगा, नहीं है कोई भी चीज धुली जाती है तो डालने में धुआं धुआं छोड़ जाता है। जो एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है उसमें, यही हमारी क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक क्रियाएं जब उसमें होती है, बैक्टीरिया वगैरह उसमें जो साफ किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एनर्जी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। नाभिक के मध्य कार्य करने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिक के मध्य कार्य करने वाली ऊर्जा क्या कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा। देखो, नाभिक का मतलब होता है जो हमारे, भाई देखो, प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना, प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना, परमाणु में बना होता है। परमाणु के मध्य में एक धनावेश होता है, इसे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या दूसरे से बंधा हुआ है, तो ये जो बंधा हुआ है कहीं और नहीं जा पा रहा है, इसका रीजन क्या है, वैद्युत। इसका रीजन क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। यानी अपने ऊर्जा है ना, तभी तो बांध रखे है इसको, है ना। तो क्या बोलेंगे, नाभिक के मध्य कार्य करने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा मतलब यंत्र की ऊर्जा, है ना। या फिर बोल सकते गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला था K+U। यानी गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा के योग को उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसको एम से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अभी हम पीछे आपको बताया, फॉर्मूला बताया अभी। K बराबर क्या होता है, हाफ mv²। चलिए अब इसको बेटा प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बिना प्रूफिंग के हम लोग साथ बैठेंगे नहीं, है ना, मजा आता है हम लोगों को। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वी नो दैट, भाई किया गया कार्य जो होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, है ना। कार्य हमारा क्या हो गया, W, बल क्या हो गया, F, विस्थापन हो गया हमारे पास F, है ना, S। तो F बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, MA। यहाँ रखेंगे आगे, तो W बराबर हमारा क्या आ गया, MAS। यहाँ पे AS बराबर निकाल लिया W/M। इक्वेशन क्या बन गई, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है। गति के तीसरे समीकरण क्या कहता है, V² बराबर U² + 2AS। ठीक, यहाँ पे U बराबर ले लेंगे 0, भाई
शुरुआत में हमारा वेग क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे u बराबर 0 ले लेंगे, तो v स्क्वायर बराबर आ गया 2as। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 को नीचे लिया तो as बराबर आ गया v स्क्वायर बाई 2। समीकरण क्या बन गया 2। ठीक, क्या क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। W अपॉन में m बराबर v स्क्वायर बाई 2, m को उधर भेजे, W बराबर हमारे पास क्या आ गया, बराबर ये m चला जाएगा उधर, तो यहाँ पे आगे देखो 1/2 है, 2 आ गया आगे, m चला गया उधर और साथ में आ गया v स्क्वायर। क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, तो यहाँ पे W पर जगह क्या आ जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया फॉर्मूला। आया समझ में। ठीक, आगे बढ़ो। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये कार ऊर्जा प्रमेय क्या होती है उसके बारे में बता। ठीक है, हम आपको इसकी परिभाषा बाद में बताएंगे, पहले एक छोटी सी प्रूविंग देखते हैं। ये डायग्राम इसका नहीं, डायग्राम ये आगे वाले का है, इसमें बन गया गलती से पहले, लेकिन हम प्रूविंग समझे। अभी एक समझे आप, सेम टू सेम दूसरी हम बताते, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या समझा हमने, कार बराबर होता है बल गुणे स्थापन, है ना। एफ बराबर हमने क्या बड़ा रखा है, एम ए। ठीक, यहाँ पे रखेंगे डब्ल्यू बराबर एम ए इंटू एस, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, ए एस बराबर हमारे पास आ गया डब्ल्यू अपॉन में एम। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, सेकेंड, है ना। लेकिन यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग से पीछे यू को हमने 0 माना था, यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि शुरुआत में भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ वेग को मानेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे वस्तु को पकड़े हुए मान लीजिए, यहाँ पे भी उसके बाद वेग जैसे हम छोड़ें तो वेग आ जाएगा ना। प्रारंभिक वेग यहाँ पे यू मानेंगे और लास्ट में अंतिम वेग हमने ई मान रखा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया गति के तीसरे समीकरण से, हाँ, तो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये चला जाएगा उधर हमारा, यू मान तो चला जाएगा, तो 2as बराबर हमारे पास आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए एस बराबर हमारे पास आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई, आ जाएगा। देखो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर तुम देखोगे तो LHS बराबर है तो RHS भी बेटा क्या हो जाएंगे बराबर, तो W अपॉन में m बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, अलग अलग डिवाइड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऐसे, तो हाफ वी स्क्वायर माइनस का हाफ यू ने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस m का मल्टीप्लाई दोनों से करा देते हैं, तो W बराबर हमारे पास क्या बन गया, हाफ mv स्क्वायर माइनस का हाफ mu स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला मान लीजिए बन गया k1, ये बन गया हमारा k2। तो दोनों में देखो, अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे v है, यहाँ पे u है, भाई देखो दोनों ही वेलोसिटी है, दोनों ही वेग है हमारे, कोई खास डिफरेंट नहीं है, बस ये प्रारंभिक है, ये हमारा अंतिम है, इस वजह से डिफरेंट है। फिर ये हमारा फॉर्मूला बन गया W बराबर डेल्टा के, यानी किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। यही हमारी क्या है, कार्य ऊर्जा थ्योरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है कि क्या कह रहा है भैया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तुम समझो कि जितनी भी आपको एनर्जी दिखाई दे रही हो, किसी की एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, एनी अदर कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थिर ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा, चाहे प्रत्यास्थ ऊर्जा, चाहे गुरुत्वीय ऊर्जा हो या चुंबकीय ऊर्जा, नहीं कोई भी एनर्जी है, किसी भी ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, हमने पंखे को क्या दिया है, वैद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं पंखे में, तो क्या वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत ऊर्जा है, और वो घूमने लगा, वो गति कर रहा है, और साथ में वो मशीन है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी तो होगी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा तो है ही है, साथ में घूम रहा है, तो उसके बाद गतिज ऊर्जा भी है। समझ में, तो क्या उसके पास पहले से ऊर्जा थी, नहीं, हमने दी, पर वो दूसरे फॉर्म में क्या चेंज हो गई, अब वो हम लोग को हवा दे रहा है, नहीं दे रहा, गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से जितनी भी चीजें आपको दिख रही है उसको हम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो वर्क करता है, उसके बाद वो एनर्जी को दूसरे फॉर्म में वो चेंज कर देता है। ठीक है, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट हो रही है। वर्क कर रहे हैं, थक गए हैं, तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं, फिर से चेंज हो जाएगी। आप कुछ खाइए, तो जो खाना खाया उसके बाद भी तो एनर्जी थी, वो कहां से, सूर्य से, सूर्य की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया और अपने पास एकत्रित कर लिया, और हमने इसको फूड में बदल दिया, खाने में, उसको हमने खाते ही हमें क्या हो गया, एनर्जी मिल गई। इसे क्या कहा जाता है, हमें जो ऊर्जा मिलती है वो हमें सूर्य से मिलती है। तो क्या सर्दियों में भी सूर्य निकलता है, नहीं निकलता, कई कई दिनों तक नहीं निकलता, फिर भी हमें एनर्जी मिल रही थी, हम फिर भी चल रहे थे। क्यों, क्योंकि वो जो जितनी सूर्य की एनर्जी थी पेड़ों ने, फलों ने अपने अंदर एकत्रित कर ली है,
और वो अपने अंदर एकत्रित करके रखे हुए हैं। जैसे हम उसको खाते हैं वही एनर्जी हमें मिल जाती है, हम भी वर्क करने लगते हैं। ऊर्जा वो खत्म तो हो नहीं रही है, वो क्या हो रही है, एक दूसरे में चेंज होती जा रही है। बस ऊर्जा ना उत्पन्न होती है, ना तो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही तो नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर जाते हैं। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई पिंड की ऊर्जा यानी अंतिम ऊर्जा का संरक्षण की बात करते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है, हमने माना पीछे आपको चित्र दिख रहा होगा, हम आपको चित्र दिखा दें कहां से बनेगा इसका चित्र। ठीक है, तो इसको हम आगे बना देते हैं, यहाँ पे बन गया गलती से। हमने मान लिया एक बॉल है हमारे पास ए पोजीशन पे, फिर एक बॉल हमारी वही बी पोजीशन, फिर हमें सी पे। अब ये मतलब हम बॉल अलग लिए ना, हमने बॉल को छोड़ा है। पहले हम ए पे पकड़े हुए थे, फिर ये बी पे आ गई, फिर एकदम नीचे चले गए सी पे आ गई है। ठीक, ये मान लो बेसमेंट पे आ गई। हाँ, इस प्रकार से। तो मान लेते टोटल हाइट जो थी वो एच थी, इसके बीच की हाइट हमारी एक्स है। अब हमें क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण दिखाना है। परिभाषा बाद में, पहले प्रूविंग से समझेंगे कैसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम वो बता रहे हैं, ध्यान बिल्कुल यहीं पे रखें, अगर भटकाए ना। हाँ, देखिए अगर हम आपसे पूछे जब पिंड ए पर हो तो क्या होगा, अगर हम उसकी क्या निकाले, गतिज ऊर्जा निकालते, क्या निकालते हैं, गतिज ऊर्जा। तो आपको पता चाहिए के बराबर हमारा कितना आने वाला है, जीरो। जीरो क्यों आने वाला भाई, जब शुरुआत में एनर्जी कितनी होगी, रुकी हुई है, पकड़ रखी है। जब पकड़ रखी है तो स्थिर अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में, यानी इसके अंदर स्थिर ऊर्जा है, पर गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, सुन कोई एनर्जी नहीं है, तो एक के बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, फिर स्थितिज ऊर्जा, हाँ तो वो हमारे यू बराबर क्या आ जाएगी, एम जी एच। क्यों, क्योंकि पहले से ही एनर्जी है, स्थिर ऊर्जा तो रहेगी परमानेंट, क्योंकि रुकी हुई है। फिर तो हमने फॉर्मूला लगाया, मैकेनिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला होता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर एम बराबर होता है के प्लस यू, यानी कि एम बराबर आ गया हमारे पास जीरो प्लस एम जी एच, मसाले सच एम जी एच। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ गई एम जी एच। अगर हम आपसे कहें कि अब बी वाले के लिए निकालिए, तो बी वाले के लिए कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, कुछ एनर्जी लॉस तो हुए होंगे। पहले तो स्थिर अवस्था में था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, अब वो चल के नीचे आया, तो जब नीचे आया तो ऊपर से कहाँ गया, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने पर पहले स्थिर ऊर्जा थी, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा क्या हुई, चेंज हुई, है ना। तो हमें दोनों एनर्जी अलग अलग निकालनी, आगे बताने हम आपको ध्यान दीजिएगा यही चीज। ठीक, तो हमने क्या किया, जब वस्तु बिंदु बी पर आ गई है, तो बी पर अगर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, स्थितिज, है ना, तो यहाँ पे u बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एम जी एच, एच नहीं लगाएंगे, समझो नहीं। अब वस्तु कहां से कहां तक आई है, यहाँ से तो ही आई है, लेकिन हम इसकी दूरी को क्या माने थे, x मान लेते हैं, ऊपर वाली नीचे मानी जाएगी, x दूरी पर बची हुई है। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, टोटल कितनी थी h, ये वाली हो गई x, h माइनस एक्स, ये तो दूरी हमारी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, केवल इतनी ही एनर्जी तो अभी चेंज हुई है स्थिर में। अभी परसेंट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, की ऊर्जा थी, स्थिर ऊर्जा थी, अब वो 50 पे आ चुकी है अभी, मतलब बी पे मतलब आधी ऊर्जा तो कन्वर्ट हुई, पूरी तो कन्वर्ट नहीं हुई है, यानी h माइनस एक्स लिखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे, h माइनस एक्स। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा निकालने के पहले वेग निकालना पड़ेगा, किस वेग से वेलोसिटी से वो नीचे आई है, ये हमें निकालना पड़ेगा। हम करेंगे किससे, गति के तीसरे समीकरण से। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, तीसरे समीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेग। तो वेग क्यों कैसे निकालेंगे, तो भाई हमें ये पता चाहिए कि हमारे पास कितनी एनर्जी के लिए डिस्टेंस बची हुई है ना। हमने क्या किया, शुरुआत में भाई इसको h मान रखा था, इसको हमने मान लिया b से c तक हमारा x हो, ऊपर नहीं नीचे वाला x हो। ठीक है ना, यहाँ पे कि हम b से c पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, b से c पे, तो b से c पे तो जाना है, तो वहां पे कितनी डिस्टेंस है हमारे पास, x, केवल इसी x डिस्टेंस को तो हमें कवर करना है। तो यहाँ पे कितना वेग लगेगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gx हो जाएगा। फिर तो u बराबर ले लेंगे जीरो, शुरुआत में हमारा वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो जाएगी, तो v स्क्वायर बराबर आ गया x। फिर गतिज ऊर्जा निकालते हैं, गतिज ऊर्जा यहाँ पे के बराबर क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपने वी स्क्वायर निकाल रखा है, तो के बराबर आ गया हाफ एम, हमारा ऐसे रहेगा, वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2gx, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर आ गया mgx। m निकालना है, m बराबर होता है k प्लस यू, तो k का मान आ गया mgx, और mg और ब्रैकेट में क्या हमारे पास x माइनस, ठीक है, ये हमारा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा mgx
तो मल्टीप्लाई करिए तो प्लस mgh और माइनस mgx कैंसिल हो गया तो mgh, ठीक है। ये टोटल एनर्जी हमारी निकल गई बराबर मतलब m बराबर mgh। देखो पीछे a पर भी आ गई, b पर भी आ गया, अब c पर निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो c पर बात करेंगे, अगर स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा भाई साहब हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां पर अब स्थितिज ऊर्जा बची ही नहीं। शुरुआत में स्थितिज ऊर्जा थी, बीच में आ गई गतिज ऊर्जा, स्थितिज दोनों थी, कन्वर्ट हो रही थी, अब लास्ट में आके सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा बची, अब स्थितिज ऊर्जा खत्म, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हमारी हो गई 0। अब गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भाई गतिज ऊर्जा के लिए पहले हमें वेग निकालना पड़ेगा, तो v बराबर लगाएंगे हम लोग u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अब यहाँ पे h क्यों लगा दिए भाई, हम पूरी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं ना, अब डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे h, तो यहाँ पे हमारे पास u बराबर 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर यहाँ 0 2gh आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे वेग निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या करते हैं, k बराबर लगाते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ चलता रहेगा, m चलता रहेगा, v स्क्वायर निकाल रखा है 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgh हमारा फॉर्मूला। m निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास k प्लस u, यानी ये आ गया mgh प्लस 0 बराबर आ गया mgh, किसके बराबर आ गया, मैकेनिकल एनर्जी। आया समझ में? आप अगर यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो तो a पर भी हमारा mgh आया, b पर भी हमारा mgh आया और c पर भी हमारा क्या आ गया, यानी कि तीनों पॉइंट पर हमारा मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा सेम थी। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहता है कि अगर किसी वस्तु को आप फेंकते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, इसे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहा जाता है। आए समझ में? ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे अगर हम बात करते हैं आपसे, तो शक्ति क्या होती है हमारे पास भैया, किसी कर्ता द्वारा या मशीन द्वारा कार्य करने की दर को, फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन में T, W हो गया हमारा कार्य और ये T क्या हो गया, हमारी दर, समय, है ना। तो किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, उसको P से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए शक्ति किसके पास है भाई, हनुमान जी के पास अपनी शक्ति है, तो शक्ति है तो शक्ति क्या लगा देते हैं लंका जाके, वॉट, है ना। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वॉट। भाई P अगर एक मात्रक और अगर हमसे पूछे तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, जूल पर सेकेंड या वॉट होता है इसका मात्रक, ठीक। अगर हम आपसे पूछे तो इसी कर्ता द्वारा मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, मात्रक हमारा जूल पर सेकेंड या वॉट होता है। ये फॉर्मूला हमने आपके सामने लिख दिया। क्या कह रहा है, एक वॉट की परिभाषा बताइए, किस तरह से किसी के लिए P बना पड़ा रखा W अपॉन में T। तो यदि हम क्या करें, हम W बराबर क्या ले लेते हैं, 1 जूल, और T बराबर क्या ले लेते हैं, 1 सेकेंड, है ना। तो P बराबर रखेंगे यहाँ पे 1 और 1 कट जाएगा हमारा, तो कितना आएगा, 1 वॉट, कितना आ जाएगा, 1 वॉट। यानी कि अगर किसी वस्तु पे हम 1 जूल कार्य करते हैं 1 सेकेंड तक, यदि किसी वस्तु में 1 जूल कार्य करते हैं 1 सेकेंड तक, तो उसमें शक्ति 1 वॉट होगी। तो उसमें शक्ति कितनी रहेगी, वह होने वाली शक्ति हमारी क्या रहेगी, 1 वॉट होती है, ठीक है। एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं, ठीक है। एक अश्व शक्ति में कितने, 746 वॉट होते हैं। अब एक अश्व शक्ति में समझ, घोड़े की शक्ति, घोड़े की पावर, हॉर्स पावर की बात करना है ना। यानी कि आपने देखा जैसे गाड़ी के इंजन होते हैं और 2 हॉर्स पावर, डबल घोड़े की शक्ति, डबल हॉर्स पावर के आते हैं। आपने पानी के पंप देखे होंगे ना, मोटर जो लगती पानी में डाली जाती है समरसेबल वाली, वो भी 1 HP 2 HP यानी HP मतलब हॉर्स पावर में आती है। अभी तक आपने देखो वैसे शक्ति का माना मतलब वाट लिखते हैं, 9 वाट का बल्ब आता है, 10 वाट का बल्ब आता है, 100 वाट का बल्ब आता है। जब ज्यादा वाट बढ़ जाते हैं तो 746 वाट बराबर होता है एक अश्व शक्ति, ठीक है। तो अगर 2 हॉर्स पावर की तो 746 गुणा 2 कर देंगे, 3 हॉर्स पावर की 3 गुणा कर देंगे, इतने वाट की वो मोटर वगैरह होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भैया सामर्थ्य एवं वेग में क्या संबंध होता है, तो भाई सामर्थ्य हमारा फॉर्मूला पड़ रखा है P बराबर हमारे पास होता है W अपॉन में T। तो भाई P का फॉर्मूला चलता है, W फॉर्मूला पड़ रखा है F इंटू S बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे अपॉन में T चल रहा था, है ना। तो लेकिन अब हम क्या करें, हमने ये पढ़ रखा है भैया कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, ये हमारे क्या आ गया v के बराबर, तो P बराबर आ गया F इंटू वी, एक फॉर्मूला हमारे पास किया आया समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, करते ऊर्जा शक्ति में दोनों में डिफरेंट क्या है भाई, लोग शक्ति ऊर्जा को एक का समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 ईंट को उठा लेगा, वो उसकी ऊर्जा है, भाई हम 2 उठा सकते, एक क्या कर रहा है कि वो 4 ईंट उठा पा रहा है, 10 ईंट उठा पा रहा है, वो उसकी ऊर्जा भैया हमारे अंदर जा सकती है, ज्यादा ऊर्जा है हमारे अंदर। हाँ, कोई 10 उठा रहा है, कोई 2 उठा रहा है, लेकिन कोई 2 उठा रहा है 1 घंटे तक काम कर रहा है, कोई 10 उठा रहा है 1 घंटे तक काम कर रहा है। देखिए 1 घंटे तक काम कर रहा है ना, ये उसकी क्या है, शक्ति है।
जितने समय तक आप कार्य करेंगे वो हमें शक्ति है, और बाकी जितना ज्यादा काम कर सकते हैं वो हमारी ऊर्जा है। ठीक, अब हमने बात कर ली है तो कार्य ऊर्जा शक्ति में बात कर ली, जैसे कि तो क्या बताया हमने, वह दर जिस पर काम किया जाता है, जबकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक, कार्य करने की क्षमता। शक्ति इस बात पर मापी जा सकती है काम कितनी जल्दी किया जाता है ना, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, जबकि ऊर्जा इस बात का मापा जाता है कि कितना ना काम किया जा सकता है। मतलब कि आप कोई व्यक्ति 100 यूनिट को चढ़ाने में 10 मिनट लगाता है, कोई व्यक्ति 100 यूनिट चढ़ाने में 20 मिनट लगा देता है, कितना समय लगा दिया है ना इस व्यक्ति ने, और किसी ने जल्दी कर लिया। यानी कि जब ऊर्जा इस बात पर निर्भर करेगी कि कितना काम और कितनी जल्दी कर पा रहे, ये हमारी ऊर्जा है। ठीक है, कुछ व्यक्ति काम को धीमे धीमे करते थक जाते हैं बेचारे, है ना, ये उनकी ऊर्जा क्या है, कम है। ठीक, अब बात करते हैं किलोवाट घंटा या यूनिट। यूनिट तो आपने यूज किया ही होगा, क्योंकि धारा का मात्रक होता है, घर में बिजली बिल जाता है हमारा यूनिट। अगर हम क्या करें, किलोवाट घंटा या यूनिट एक वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। यदि किसी परिपथ की शक्ति या सामर्थ्य हमारी कितनी है, 1 किलोवाट है ना, कोई एक ऐसा उपकरण आप अगर ले लें, जैसे कि कोई व्यक्ति एसी लगवाया है, ठीक है, एसी की जो मतलब पावर है वो 1 किलोवाट की, कितने वाट की है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट, यही तो हमारा 1 किलोवाट होता है ना, 1000 वाट के बराबर होता है। तो अगर एसी लगाई तो कितने वाट की लगाई, 1 किलोवाट की। अगर वो दिन में 1 घंटे चलती है तो आपकी जो बिजली होगी वो 1 यूनिट तैयार हो जाएगी। कितने यूनिट तैयार हो जाएगी, 1 यूनिट। मतलब कि आप अगर उसको 2 घंटे यूज करते हो 2 यूनिट, तो 1 यूनिट बनने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा, है ना। लेकिन वो कितने शक्ति की है, 1 किलोवाट की। तो 1 किलोवाट सामर्थ्य वाला अगर कोई उपकरण लेते हैं और उसे आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, उसे 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। ठीक, ऊर्जा बराबर, ठीक है, PhD अपॉन में 1000, गुणे यहाँ पे उपकरण भी लगाया जाता है। ठीक, P मतलब हो गया, P मतलब हो गया पावर, H मतलब हो गया हावर, D मतलब हो गया दिन। आए समझ में। ठीक, अब आगे अगर हम आपसे पूछ लें, इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग सबसे बढ़िया हेडिंग है, कई बार पेपर में आती रहेगी, आपको पूछा भी जाएगा, क्योंकि छोटी सी है पर काम की है, कि 1 किलो घंटा में कितने जूल होते हैं। भाई हमें इतना पता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, हमें पता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। और वाट का मात्रा क्या होता है, जूल पर सेकंड, और शक्ति का मात्रा ये भी तो होता है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, समय कितना होता है, 60 सेकंड भी तो होता है। ठीक, अगर हम कहें कि 1000 सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1000 गुणे ये हो जाएगा 3600, है ना, कै जीरो बन गया, 36 3 2 5, यानी 3 2 5 जीरो। ठीक है, यानी कि 36 गुणे 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 5, और इसको लिख सकते हैं 3.6 10 की पावर 6 जूल, है ना। यानी कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 जूल होता है। मतलब देखो हमने क्या किया, पॉइंट पीछे था, पॉइंट को आगे लाए, आगे लाए थे पावर क्या जब बढ़ जाए, यहाँ पे आगे लाए, पावर 5 थी, कितनी हो गई, 6। आया समझ में। ठीक, अगर आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया, मजा आ गया, तो अगर बिल्कुल क्लियर हो गया है, भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कानपुर से और हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड।